नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये लाइव एडिशन सीधा लखनऊ से। आजकल एक मीम बड़ा वायरल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपील कर दे सांस लेने की और सांस लेनी है तो शायद विपक्ष इसका भी विरोध करना शुरू कर देगा, यानी इसके विरोध पे उतर आएगा। ये मीम इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देशोत्तर ग्लोबल हालात के मद्देनजर ईंधन कम खर्च करें, सोना ना खरीदे, विदेश यात्रा जरूरी ना हो तो ना करें। इसके मायने क्या है? प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ अपील करी लेकिन उसको बकायदा फॉलो भी किया। आज प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में महज 2 गाड़ियां थी। आज योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं उनके काफिले में भी गाड़ियां कम थी, देश के गृह मंत्री के काफिले में भी गाड़ियां कम थी और तो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के काफिले में भी गाड़ियां कम थी। यानी बीजेपी अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उसको फॉलो कर रही है। कई मंत्री आज मेट्रो से चले, कई मंत्री आज अपनी गाड़ी चलाकर खुद गए। इसके अलावा प्रदेशों के मंत्रियों ने भी एक बीड़ा उठाया और वो भी ऐसे ही गए। इसके मायने क्या है? ये क्या सिर्फ एक संकेतक है या फिर वाकई इस पर एक एक्शन होगा? क्या लंबे लंबे काफिले कुछ दिनों के लिए थम जाएंगे? लेकिन ऑपोजिशन इस पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। सावधानी से विपक्ष को परेशानी क्या है? आज जबरदस्त एडिशन में सीधा लखनऊ से इसी पर सीधी और सपाट बात। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। 24 घंटे में 2 बार अपील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब खुद इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने अपना काफिला कम कर दिया है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के इस्तेमाल को भी कहा है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत बढ़ती जा रही है। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। अर्थव्यवस्था किसकी वजह से लड़खड़ाई है? क्यों ऐसी अपील करनी पड़ रही है? रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेल से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया है। मोदी जी की क्या मजबूरी है कि ट्रंप के सामने झुके हुए हैं? अरे we've never imported LNG from Russia. You know, this false narratives which are put out by vested interests. I'm sorry I'm being so harsh. पीएम ने काफिला छोटा किया तो गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने काफिले की गाड़ियों में कटौती कर दी। इसके अलावा बीजेपी रूल स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों ने भी फैसला किया है कि उनके काफिले की गाड़ियों की संख्या भी तुरंत प्रभाव से कम कर दी जाए। कोई उपाय अगर प्रधानमंत्री जी बताते हैं, अगर अपोजिशन उन उपायों को अमल में नहीं लाना चाहता तो कम से कम उसका मजाक न उड़ाए। ये जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के हित में निर्णय लेते तब तब ये विपक्ष वाले देश में भी उनकी बदनामी करते, विदेश में जाके बदनामी करते। उधर पंजाब के सीएम भगवंत मान 19 गाड़ियां लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे तो चर्चा का विषय बन गए। भगवंत मान जो एक मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री की तरह एसपीजी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट ही नहीं है, उनके कॉन्वॉय में 19 कार्स है। ये अपने आप को आम आदमी बोलते हैं। यही असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का। सवाल है कि क्या भविष्य की चिंता कर देश को राह दिखाना गलत है? क्या यह सच नहीं कि मौजूदा दौर में पूरी दुनिया पर सप्लाई संकट मंडरा रहा है? क्या मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष एक बार फिर देश के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं तेल पर सियासी खेल की हवा निकालने वाला विश्लेषण। तथ्य नंबर 1 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तथ्य नंबर 1 ये है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल है, ये हार्ड फैक्ट है। और एलएनजी 45 दिन का है और साथ ही एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का स्टॉक भी 45 डेज का उपलब्ध है। तथ्य नंबर 2 की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार ने ईंधन सप्लाई में रुकावटों का बोझ जनता पर नहीं पड़ने दिया है, यानी कीमतें नहीं बढ़ी हैं। तेल कंपनियों को हर दिन यानी प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान वो झेल रही हैं, लेकिन कीमतें नहीं बढ़ी हैं। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन भारत में नहीं बढ़े हैं। तथ्य नंबर 3, भारत जरूरत का 88% ईंधन बाहर से खरीदता है। डॉलर में भुगतान का असर विदेशी मुद्रा भंडार पर सीधे तौर पर होता है। इससे रुपए पर दबाव पड़ेगा, महंगाई में इजाफा होगा।
तथ्य नंबर 4, जो कि पैनिक बाइंग की आवश्यकता नहीं है, लॉकडाउन के दावे सिर्फ अफवाह हैं, झूठ हैं और एक तरह का प्रोपेगेंडा है। अब बड़ा सवाल क्या है, प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के चक्कर में विपक्ष क्या देश हित को ताक पे रख रहा है, जैसा बार बार आरोप लगाया जा रहा है। आज आर पार में इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में अनुराग ढांडा जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रियंका गुप्ता हैं, कांग्रेस पार्टी की नेत्री। मेरे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के फराज किदवई साहब हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत फराज किदवई आपसे करता हूं और मौका आपको देता हूं। पहला, आखिरकार ऑपोजिशन को दिक्कत क्या है? अगर प्रधानमंत्री ने अपना काफिला 2 गाड़ियों का कर लिया है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना काफिला छोटा कर लिया है, देश के गृह मंत्री ने काफिला छोटा कर लिया है, आखिरकार ये वर्ल्ड क्राइसिस है, ये दुनिया का क्राइसिस है, इसमें इंडिया का रोल क्या है? देखिए अमीश जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर अपना काफिला छोटा किया है और आपने अभी बताया कि वो 2 गाड़ियों का है, तो आई डोंट नो कि एम्बुलेंस वगैरह उनके साथ चल रही है कि नहीं चल रही है। बहरहाल अगर यही काम ये बंगाल और असम और केरलम के इलेक्शन से पहले कर लेते तो शायद उनको कुछ अप्रिशिएट किया जा सकता था। देखिए अमीश जी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं ये पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स करते हैं। ये इस देश की जनता को जोर का झटका धीरे से देना चाह रहे हैं। ये बेसिकली एक माहौल बनाया जा रहा है और माहौल अमीश जी ये बनाया जा रहा है कि इस देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाने की तैयारी है, तो इस चीज़ का माहौल बन रहा है। अब मैं आपको 2 लाइनें सुना देता हूं। आज हमारे एक बड़े अच्छे शायर हैं उस्मान मिनाई साहब, उनसे बात हो रही थी तो हमने कहा भाई ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने मुझे 2 लाइनें सुना दी। उन्होंने कहा कि हर काम चल रहा है यहां पर बयान से प्रधानमंत्री जी के। हाँ, उन्होंने कहा कि हर काम चल रहा है यहां पर प्रधानमंत्री जी के बयान से। सरकार के खंबे तो रहते हैं शान से, चंदा तो मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, और खैरात आ रही है बड़े आन बान से। सब कुछ है अपने देश में, पेट्रोल नहीं तो क्या, जुमला लपेट लो लंगोटी नहीं तो क्या। जी, आज की तारीख में इस देश में हम लोगों को जुमला ही दिया जा रहा है और जुमला ही लपेटा जा रहा है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं अमीश जी, अभी आपने सांस लेने वाली बात की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सिम्टम्स का इलाज करते हैं। हमारे साथ तो डॉक्टर अजय आलोक जी बैठे हुए हैं। अगर किसी बंदे को टाइफॉइड हो जाता है तो वो सिम्टम देता है कि उसको फीवर आता है, तो पैरासिटामोल के साथ साथ टाइफॉइड की भी मुझे लगता है डॉक्टर साहब दवाएं दी जाती हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश को पैरासिटामोल देते हुए चले आ रहे हैं नोटबंदी के टाइम से। बीमारी की उन्होंने आज तक दवाई नहीं दी। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बीमारी कोई है नहीं ना, बीमारी ऑपोजिशन को लग रही है। बीमारी कोई देश में कोई बीमारी नहीं है। एक कोविड बीमारी आई थी जिसकी वैक्सीन आ गई है। लेकिन मैं डॉक्टर अजय आलोक से पूछ लेता हूं, ये अब देखिए, अब आपने 2 मिनट लगभग बोला, अब लेट बीजेपी ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू इट, उनके पास भी 1 मिनट है। अजय आलोक को, आप तो डॉक्टर हैं, बीमारी कौन सी है देश के अंदर जिसका इलाज करना इस समय जरूरी है? ऑपोजिशन कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इलाज पहले लंबे बंगाल के चुनाव में करना चाहिए था, मौका अब आपको आया है चुनाव के नतीजों के बाद। अमीर जी, मुझे नहीं पता था, अभी फराज जी ने एक नई जानकारी दी। सपाइयों का लंगोटा लगता है कहीं गायब हो गया क्या? तो पहलवानी करते थे मुलायम सिंह यादव, लंगोटा गायब हो गया, जुमला लपेटने लगे। ये नौबत आ गई, लपेटा भी तो हमारा ही जुमला, जिसको जुमला कहते हैं। अरे नेगेटिविटी की एक हद होती है। लंगोटा वंगोटा मत बुलाइए, रखिए अपने पास, ठीक से संभाल के, काम देगा आगे। एक अपील है, एक आने वाले संकट की एक आहट है जिसको एक प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया। ये जरूरी नहीं कि वो संकट आ गया है या आ जाएगा। अगर ट्रंप आज चीन गए हैं, अगर वहां पर समझौता हो गया तो युद्ध खत्म भी हो सकता है। लेकिन अगर ये युद्ध चला तो निश्चित तौर पे सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व प्रभावित होगा। 82 से ज़्यादा देश आज की ही तारीख में प्रतिबंध लागू कर चुके हैं, फ्यूल राशनिंग कर रहे हैं, स्पीड लिमिट कर दी गई है, एयर कंडीशनर का टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है, तमाम तरीके के काम सारे देश कर रहे हैं। बहुत सारे देशों ने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं, वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। ये सब क्या भारत में हुआ फराज जी? नहीं हुआ। लेकिन अगर ये भारत में होता तो आप सोचिए कैसे आप पागलों की तरह कूद कूद के नाचना शुरू कर देते कि देखो मोदी ने देश को क्या कर दिया, मोदी ने देश को क्या कर दिया। अगर एंटिसिपेट करके किसी चीज़ को, हमारे बुजुर्ग हैं, आपके बुजुर्ग हैं घर में, हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि जो भी चीज़ मिले उसमें सेविंग करो।
सेविंग करो। सैलरी आती थी, जितनी भी सैलरी आती थी किसी भी तरह 1000 रुपये सेविंग करना है। हम हमेशा से कभी भी हम क्रेडिट इकॉनमी नहीं रहे हैं, हम हमेशा से क्रेडिट इकॉनमी रहे हैं, सेविंग्स इकॉनमी, डेबिट इकॉनमी नहीं रहे हैं। बचत करना हर हिंदुस्तानी को आता है, चाहे वो 1000 रुपया कमाए चाहे लाख रुपया कमाए। आज बचत क्या करने को कहा जा रहा है? ये तो नहीं कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि अपना गोल्ड दे दो, पीएम ये तो नहीं कह रहे हैं कि जो पेट्रोल खरीदते उसका पैसा दे दो। कह रहे हैं भाई बचाओ, बचाओगे तो किसके जेब में जाएगा? आप ही के जेब में जाएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि पीएम ने काफिला छोटा कर दिया, मंत्रियों ने कर दिया, सीएम ने कर दिया। मैं नहीं मानता हूं ये काफी है। ये पीएम, सीएम या अन्य स्टेट या अधिकारियों के लिए नहीं था, ये देश की 140 करोड़ जनता के लिए। ये संकेतिक होता है, ये तो एक संकेतिक करोड़ों लोग आपका होता है, प्रोग्राम मैसेजिंग देखते होती हैं। है। नहीं, वही कह रहा हूं, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री की इस अपील पे रोज दिन अपने खाने के मात्रा में 10 ग्राम तेल कम डालना बंद कर दें, तो कितनी की सेविंग हो जाएगी खाद्य तेलों की? रोज दिन अगर ईवी यूज करने लगे या 1 लीटर पेट्रोल कम यूज करना शुरू कर दिया, कितने की सेविंग हो जाएगी? 140 करोड़ का देश है। और ये काम अगर 6 महीने नहीं, मैं तो कहता हूं ये काम बदस्तूर जारी रहना चाहिए, वो और खत्म हो चाहे नहीं हो, क्योंकि इससे विकसित भारत बनने में 2047 की जगह 2037 में बन जाएंगे हम। एक गोल्ड ठीक आज है, के ठीक है, देश में ओके, अगर फराज की रिसाइकिल रिस्पॉन्ड करने जा करने रहे हैं। लगे, अब गोल्ड आपने नहीं भी 2 मिनट बोल लिया, आपने भी 2 मिनट बोल लिया। ओके 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 ओके, फराज की रिस्पॉन्ड। आप काफी व्याकुल हो रहे हैं जवाब देने के लिए, 40 सेकंड्स। हाँ अमीर जी मैं इसलिए व्याकुल हो रहा हूं कि जो मैं पूछना चाह रहा था अजय आलोक जी ने वो बता दिया। मैं ये जानना चाहता हूं, बल्कि जानना क्या चाहता हूं, मैं बता दे रहा हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से इस देश के 7.5% लोगों के पास 4 व्हीलर है। 7.5% यानी कि 1000 लोगों में 34 लोगों के पास। और जो डीजल हमारा रिटेल से बिक रहा है उसमें 13.5% मात्र कार यूज करती हैं। अब मुझे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके डॉक्टर अजय आलोक बता दें या भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें कि कितना पेट्रोल हम सेव करेंगे। मैं जो बोलता हूं ना, पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स। दूसरी बात इन्होंने वर्क फ्रॉम होम की करी। अरे भैया 90% लोग इस देश के किसान हैं, मजदूर हैं। किसान कैसे वर्क फ्रॉम होम करेगा जरा बता दीजिए। इस देश का मजदूर कैसे मनरेगा में वर्क फ्रॉम होम करेगा बता दीजिए। कैसे पकौड़े तलेगा इंसान वर्क फ्रॉम होम? मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ करके बड़े-बड़े ऑफिसों में बैठ करके सिर्फ ज्ञान देते हैं। 90% वर्कफोर्स जो है वो मजदूर है, इस देश का 90% वर्कफोर्स जो है वो किसान है। मेरा एक बड़ा, और किसान तो पेट्रोल डीजल का उतना इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मेरा सिंपल सा पॉइंट है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कहां होता है? शहरों में होता है, गांव में होता है, लेकिन गांव में उतना ज्यादा नहीं होता है। यू हैव टू गेट इट टू द पॉइंट। पटना में होता है पेट्रोल डीजल का उतना इस्तेमाल, लखनऊ में होता है, लेकिन गांव में उतना इस्तेमाल नहीं होता है पेट्रोल और डीजल। मेरा आपसे सीधा प्रश्न यह है अजय आलोक, क्या आपको लगता है ऑपोजिशन का जो रैंट जिसे कहते हैं, वो लगातार एक ही बात को बोल रहा है? राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं, अखिलेश जी भी बोल रहे हैं, लेकिन क्या उनका एक ही पॉइंट है कि ये बंगाल चुनावों में आपको, असम चुनावों में याद नहीं आया, केरलम के चुनावों में याद नहीं आया? यही उनका एक पॉलिटिकल पॉइंट है। अब क्यों याद आया? टाइमिंग पर सवाल है। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ, 8 अप्रैल को युद्ध विराम हो गया। पूरा असम बंगाल का चुनाव अप्रैल महीना भर चला, युद्ध विराम था। हमारी सप्लाईज लाइन कभी बाधित नहीं हुई, लगातार आ रही थी। 8 मई को लगा कि ये युद्ध विराम खत्म होगा, तब प्रधानमंत्री जी ने 10 मई को ये कॉल दिया। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट समझिए, ये कॉल कब दिया गया है? और ये कॉल दिया गया कि आप सेविंग करो। ये नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने कि खतरा आ गया, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आर्थिक इमरजेंसी आ गई, एक से एक नया शब्द कॉइन करना शुरू कर दिया। देश पे बोझा डाला जा रहा है। कौन सा बोझ डाल दिया भाई मिडिल क्लास पे? अगर कह रहे हैं सेविंग करने तो बोझा डलता है। मतलब दिमाग से ऊपर की बात करते हैं ना, ऊपर का खाना खाली है तो इसमें क्या करूं भाई? नहीं करना है सेविंग मत करो। कोई जबरदस्ती तो लाद नहीं रहा है, कोई आदेश तो पारित नहीं हुआ है। ऊपर का खाना किसका खाली है? ज्यादा नहीं मिलेगा। किसान भी डीजल का इस्तेमाल करता है। फराज जी आप भूल गए क्या? पटवन जब करता है और पानी जब निकालता है मोटर से, तो उसमें डीजल का अनुदान सरकारें देती हैं। अगर उसमें भी बचत होगा तो किसान भी बचत कर सकता है। नहीं अजय आलोक, आप सवाल से बच रहे हैं। ऊपर का खाना किसका खाली है? बार बार बोल रहे हैं आप, किसका खाली है? 2-3 बार ही बोल दिया आपने। जो इस टॉपिक पे भी जो आपको कोई कहेगा बचत करना, आप कहोगे कि नहीं मैं बचत नहीं करूंगा, आप क्यों बोल रहे हो? तब मैं आपको क्या कहूंगा? आपको ऊपर का खाना खाली है, मत करो बचत। देश तो यही कह रहा है, और देश ने तो शुरू कर दिया। और उसका लेटेस्ट आंकड़ा सप्ताह भर के बाद देखिएगा फ्यूल कंजम्पशन और फ्यूल डिमांड में कितनी कमी आएगी।
गोल्ड टेकिंग में कितनी कमी आएगी, एक सप्ताह में देखिएगा, ये तो बाजार दे देगा पिक्चर ना, तब पता चल जाएगा कि किसकी अपील का असर होता है। और प्रधानमंत्री की अपील का तो असर होता ही मैं अनुराग ढांडा का करता हूं, एक सेकंड। कोरोना वैक्सीन को गाली देते देते सारे सिपाहियों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। देखिए अनुराग ढांडा, एक क्रोनोलॉजी है, उसको थोड़ा समझाता हूं। कोविड आया, आपने बोला बहुत सिचुएशन खराब हो रही है, बहुत सिचुएशन खराब हो रही है। इट वॉज टैकल्ड, सिचुएशन खराब हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की जानें भी गई, एक महामारी थी, उसका एक इंपैक्ट आया। और हर विषय को लेकर होता, देखिए अब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इकोनॉमी अब ध्वस्त हो जाएगी। अब राहुल गांधी जी ने तो भारतीय अर्थव्यवस्था को ही मरा हुआ बोल दिया था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला उसको रिपीट कर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मरी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था अगर मरी होती तो हम यहां नहीं आज खड़े होते, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है एक प्रिकॉशन लेने को बोला गया है, बाहर अगर बादल है तो और बारिश होने की संभावना है तो छाता लेके जाना है। जरूरी नहीं है कि तूफान हमारे यहीं आएगा, लेकिन प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेगी ना। ये तो छठी क्लास में बताया जाता है, समझ क्यों नहीं आ रहा है? देखिए अमीश जी, अगर छठी क्लास में बताया जाता है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता छठी तक भी नहीं पढ़े हैं, ये बात साबित हो गई। प्रिकॉशन लेने का जब समय था, जब युद्ध चल रहा था, तब तो आप बड़े बड़े काफिले लेके घूम रहे थे, तब तो आप रैलियां कर रहे थे पूरे देश के अंदर, तब आप प्रिकॉशन ले लेते तो और लंबा चलता आपका सिस्टम। आज के दिन फॉरेन रिजर्व आपका डिप्लीट हो रहा है, इसलिए आपको अपील करनी पड़ रही है। इतना ज्ञान अगर इनको होता तो आज ये सब बातें नहीं बोलते। ये कह रहे हैं आम आदमी पे क्या बोझ डाल दिया, सोना महंगा कर दिया, तो किस पे बोझ डाला है, क्यों महंगा किया? अगर अपील में इतनी ताकत थी मोदी जी के कि लोग सोना लेना छोड़ देते, तो अगले ही दिन सोना महंगा क्यों कर दिया? ताकि खरीद कम हो जाए, इसीलिए ना। ये क्यों नहीं बताते? कहते गैस महंगी नहीं करें, गैस महंगी कर दी। क्या बोझ किस पे पड़ा भाई? आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ा उसका। फिर कहते थे कि सफर महंगा नहीं होगा, सफर महंगा हो गया। कल से ट्रक वाले पूरे देश में हड़ताल पे हैं, सारे स्टूडेंट सड़क पे हैं। और फिर कपटीवाल कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा कपटी तो मोदी है इस देश के अंदर। 22 लाख बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, कह रहे हैं एनटीए ने पेपर लीक करा दिया। एनटीए कौन है? एनटीए की औकात क्या है? मोदी जी की सरकार ने पेपर लीक कराया है, और आप उसके ऊपर चर्चा कराओगे तो बीजेपी का प्रवक्ता उस डिबेट में नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। आप कल ट्राई कर लेना अमीश जी। ऊपर तक इनका पैसा जाता है, सारे देश का सिस्टम कोलैप्स कर दिया। आज 2 गाड़ियों का आपको 10 सेकंड का वीडियो भेज दिया, आप सब लोग चला रहे हो, मोदी जी ने 2 गाड़ियां इस्तेमाल की। मैं आपसे पूछता हूं अमीश जी, नहीं, वीडियो तो एक और आया है। बीजेपी का बड़ा आरोप, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का 19 गाड़ियों का काफिला नितिन गडकरी के घर पहुंचा मिलने के लिए, उनके बाद एसपीजी की सुरक्षा भी नहीं है। यही मॉडल है आम आदमी पार्टी का। बीजेपी का सीधा आरोप है, भगवंत मान पर बड़ा आरोप है, पंजाब के मुख्यमंत्री पर। 19 गाड़ियों लोग के काफिले के साथ दिल्ली में घूम रहे हैं, यानी पंजाब में भी नहीं, दिल्ली में सीएम भगवंत मान का काफिला 19 गाड़ियां उसमें शामिल है। जहां देश का प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के साथ चल रहा है, भगवंत मान 19 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। तो इस अपील का आम आदमी पार्टी पर तो कोई असर नहीं पड़ा है। अनुराग ढांडा, ये तो सवाल खड़ा होगा ना, 19 गाड़ियों के साथ, जब देश का प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कम गाड़ियों के साथ चल रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कम गाड़ियों के साथ चल रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कम गाड़ियों के साथ चल रहा है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कम गाड़ियों के साथ चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं फॉलो करा? ये एक लेजिटिमेट सवाल है। हाँ, मैं आप ही से सवाल है मेरा, बोलिए। कह रहा हूं अमीश जी, अनुराग जी, हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं अमीश जी, ये परेशानी इसलिए हुई क्योंकि जो भाषा बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वही मैंने बोल दी प्रधानमंत्री जी के बारे में, इसलिए आपको एकदम बीच में बोलना पड़ा। जब वो बोल रहे थे तो आपने बिल्कुल नहीं टोका था उनको, क्योंकि आपको सुनना पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने बीजेपी ने रिएक्ट करा इसके ऊपर, इसलिए बोला है, इसलिए बोलना पड़ा। इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मत जाइएगा। अब मैं बताता हूं, मैं परेशान नहीं हो रहा। आप खुद देखिए, एक बात बताइए, आप एक मुख्यमंत्री अगर 19 गाड़ियों के लेके काफिले के साथ चलेगा तो बोला जाएगा। कल बीजेपी का नेता अगर 40 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहा था तो अमीश देवगन ने रिपोर्ट करा था मध्य प्रदेश के नेता को और एक्सपोज किया था। मैं बता रहा हूं, अब सुनिए, मैं बता रहा हूं हिपोक्रेसी क्या है। 2 गाड़ियों के विजुअल आए, आपने खूब चलाया, मोदी जी 2 गाड़ियों में चल रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 2 गाड़ियों में अगर मोदी जी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है भारत के प्रधानमंत्री की, तो इतने 12 सालों से 100 गाड़ियां लेके क्यों घूम रहे हैं? क्यों देश का पैसा बर्बाद किया? 12 साल से 100 गाड़ियों का काफिला लेके क्यों चल रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री हैं, मजाक में लोगे क्या उनकी सुरक्षा को? मोदी जी की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं और आप उस पर तालियां बजा रहे हैं अमीश जी। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं
और आप उस पर तालियां बजा रहे हो अमीश जी। 5 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज कराया ये 10 सेकंड का विजुअल बनाने के लिए। 5 किलोमीटर का एरिया सील कराना पड़ा ये 10 सेकंड का विजुअल बनाने के लिए, और आप कह रहे हो उस पे कि बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात कर दी। ओके, कल को अगर कोई हादसा हो जाएगा तो 19 गाड़ी ले लोगे क्या? ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसके लिए नहीं, आप कह रहे हैं, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं 19 गाड़ियों का काफिला जस्टिफाई है, भगवंत मान जी का 19 गाड़ियों का काफिला जस्टिफाई है, यस और नो? द डिबेट विल स्टॉप देयर ओनली। 19 गाड़ियों का काफिला जस्टिफाई है। प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी डिफाई करेगी इस पूरे मामले को। मोदी है, उसकी अपील नहीं माननी, लेकिन देश हित तो है ना, कंट्री इंटरेस्ट तो है, नेशनल इंटरेस्ट तो है सर। मैं ये क्या हमारी जंग है ये? मैं बताता हूं, आपकी लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से योर लाइफ इज प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। आप अपनी लाइफ दांव पे नहीं लगा सकते। आप देश के प्रधानमंत्री की लाइफ को खतरे में डालने वाली चीज की तारीफ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री की क्यों? प्रधानमंत्री की और अगर ये बात सही है, बड़ी सारी और अगर ये बात सही है, सुनिए नहीं, बहुत आपको बहुत चिंता है पंजाब के, मेरी बात सुनिए, आपको देश के प्रधानमंत्री की मैं पूछ रहा हूं। अब आप बीच में मत काटिए। बिल्कुल, आप बीच में मत काटिए। इतने व्याकुल हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी उतनी जरूरी है। पूछ रहा हूं। अरे आपको देश के प्रधानमंत्री की बड़ी चिंता हो गई। मैं पूछ रहा हूं, 19 गाड़ियों का काफिला पंजाब के सूबे के मुख्यमंत्री का जस्टिफाइड है इस ग्लोबल क्राइसिस के दौर में? सीधा जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने तो अपील यही करी है कि कम इस्तेमाल करिए, ऐसी क्या है तो वो हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी जरूरी है। Okay, you are worried for Prime Minister security. That's the point. Okay, Dr. अजय आलोक, आम आदमी पार्टी चिंतित है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। 2 गाड़ियों में उनकी सुरक्षा पूरी नहीं होती। That's his point. 19 गाड़ियों वाली बात के ऊपर आप फिर रिएक्ट करिएगा। ओके, होल्ड ऑन मिस्टर ढाडा, यू मेड योर पॉइंट। 40 सेकेंड अजय आलोक जी। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी ब्लू बुक्स के हिसाब से होती है और उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। 2 गाड़ियों से जा रहे थे तो 5 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज पहले कर लिया गया था ताकि कोई गाड़ी और कोई और चीज का मूवमेंट नहीं हो, और ये सब एसपीजी ही करता है। इसलिए ढांडा जी को और कप्टीवाल की पार्टी को प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। एक बात और है, आप पार्टी जो पाप पार्टी है उसमें मुख्यमंत्री के अलावा एक व्यक्ति और है जो 25 गाड़ियों का काफिला लेके चलता है पंजाब में और चंडीगढ़ में, और उसका नाम है अरविंद कप्टीवाल। वो किस हैसियत से चढ़ते हैं 25 गाड़ियों से? और पंजाब पुलिस की Z+ सिक्योरिटी उनको मिली हुई है। उनको पंजाब में कौन पहचानता है? उनको क्या खतरा है पंजाब में? जाम लगा रहा, लोगों को रोक दिया गया, उसमें तेल फूका नहीं, कोई जाम नहीं लगा रहा। 5 किलोमीटर आप वही बोलो ना, आप ज्यादा उसकी चिंता ना करें। उसमें तेल नहीं फूका। जो पंजाब सरकार का खर्चा करके प्राइवेट जेट प्लेन में चल रहे हैं वो यहाँ पे ज्ञान मत दें। एसपीजी ब्लू बुक्स के हिसाब से प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, 5 आपके हिसाब से नहीं। सैनिटाइज करने और आपका चरित्र तो वैसे ही लोग, अच्छा है आप मुझसे ये सब बहस कर रहे हैं, उसमें तेल नहीं आप जितना मुझसे बहस कर रहे हैं, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता देखेगी कि आपका चरित्र किस तरह का है। 2 गाड़ियों का ड्रामा, जनता के पैसे को अपने बाप का पैसा समझते हैं आप, है ना, उसकी बर्बादी करते रहो। प्राइवेट प्लेन पे चढ़ो, चार्टर प्लेन पे चढ़ो, गुजरात घूमो, हर जगह जाओ। जय पंजाब। पंजाब से झाड़ू बाहर दिया जाएगा आपका। पूछो, इन्होंने माना कि 5 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज किया गया, इन्होंने माना 5 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज किया जाता है प्रधानमंत्री के लिए। कौन सी ऐसी दिक्कत है भाई? तेल फूका, एक मिनट, प्रधानमंत्री के मूवमेंट में सैनिटाइज किया तो दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री के मूवमेंट को सैनिटाइज किया जाता है हमेशा, आज से नहीं। 1984 के बाद से, जब से इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, प्रोटोकॉल कुछ पता भी है? एसपीजी के नियम पता भी है? एसपीजी कब बना था पता भी है? क्यों चल रहे थे कुछ पता भी है? जर्नलिस्ट है ना पहले, मैं कह रहा हूं 2 गाड़ियों में नेतागिरी बनाने के पहले जर्नलिस्ट है ना। कब एसपीजी बना? चल रहे थे, कब एसपीजी बना? अरे आप एसपीजी कब बना? अभी बोल रहे थे 2 गाड़ियों में चल रहे हैं। एसपीजी कब बना? प्रधानमंत्री की सुरक्षा कौन देखता है? करना पड़ा। ब्लू बुक्स क्या है? 5 किलोमीटर प्रधानमंत्री के हर मूवमेंट को सैनिटाइज किया जाता है, उसमें तेल खराब नहीं होता है। अरे प्रधानमंत्री के हर मूवमेंट को सैनिटाइज किया जाता है भैया। आप घूमो, घूमने दीजिए इनको भाई 20-22 गाड़ी से, काहे के लिए माथा फोड़ रहा हूँ? मुझे माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है अमीर जी, इनको घूमने दीजिए 22 गाड़ी से। किसी का लंगोटा गायब हो जा रहा है, कोई 20-22 गाड़ी लेके घूम रहा है। आप लोगों का हो गया, आप लोगों का हो गया पूरा, आपका टक्कर हो गया, आर पार हो गया। मुझे कांग्रेस की प्रवक्ता के पास भी जाना है, मेरा निवेदन है। एक सेकंड देखिए, इसीलिए मैंने आप दोनों के बीच में कुछ नहीं बोला कि आप अपना संवाद कर ले, लेकिन मैं फिर बता दूं, स्टूडेंट्स के प्रति हम जिम्मेदार हैं। अब से कुछ देर में मेरे साथ एनवी सर
एक्सक्लूसिवली होंगे। स्टूडेंट्स का जो पूरा मामला है, नीट का जो पेपर लीक हुआ है, उस पर एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए होंगे। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं रुक करता हूं उनका। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जागो जेंजी जागो, उठो और लड़ो, एक तरह से इंस्टिगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं 12 साल में देश इस मुकाम में ला दिया गया है। ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग दो मुल्कों की है और इसका पूरी दुनिया पे इंपैक्ट है। तेल की कीमतें, फ्यूल प्राइसेस, प्रियंका गुप्ता, हर मुल्क में लगभग बढ़े हैं। अमेरिका में बढ़े हैं, ब्रिटेन में बढ़े हैं, जर्मनी में बढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में बढ़े हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब मुल्कों में तो बढ़े ही हैं। 40% विश्व के देशों में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में इजाफा हुआ है और मैं बड़े देशों की बात कर रहा हूं। क्या आपको लगता नहीं है हमारे यहां पिछले काफी समय से पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है? और यह सिर्फ प्रिकॉशन की बात है, इसमें इतनी हाई तौबा क्यों? प्रियंका जी, मेक योर पॉइंट। नहीं, मुझे लगता है कि 14 के बाद पेट्रोल डीजल में जितना इजाफा हुआ उतना तो मुझे लग रहा है कि कभी कहीं नहीं हुआ होगा। अब बात रही कि हम ऑलरेडी 17% खर्च करते हैं, बाकी सारे देश जिसका कंपैरिजन आप कर रहे हैं वो सिर्फ अपना जो है 5% खर्च करते हैं। अब रही बात आप जिस तरीके से कह रहे थे जेंजी वाली, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि ये जो एसपीजी है ये क्या नीट के पेपर के लिए नहीं लगाई जा सकती? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगाई जा सकती है, बाकी सबकी सुरक्षा के लिए लगाई जा सकती है, तो पेपर की सुरक्षा भी कर दिया करिए एसपीजी के तहत। थोड़ा बहुत खर्चा ही बढ़ेगा, वो बच्चे मैनेज कर लेंगे, बच्चों से ही ले लिया करिए। दूसरी चीज़, अब आप बता रहे हैं कि जो है कि मोदी जी ने अपना काफिला कम कर दिया। अब आपके पास कैमरा है, आप लगातार जारी रखिए। मैं तो कहती हूँ जो भी नेता मंत्री बड़े बड़े काफिले से निकलता है, वीडियो बनाइए और डालिए और जवाबदेही तय करिए, क्योंकि ये जो बोल गए ना प्रधानमंत्री जी, खुद ही फंस गए। क्योंकि 300 गाड़ियों का काफिला कौन लेके निकला था? आपने चलाया था ना। 300 गाड़ियों का काफिला लेके निकले थे और आज भी बिहार के एक मंत्री जी जो है 90 गाड़ियों का काफिला लेके निकले। समझ में तो नहीं आ रहा ना किसी को? समझाना तो आपको पहले चाहिए था। आप मुझे नहीं उस गाड़ी का नंबर नहीं पता, लेकिन अगर जो बिहार के मंत्री की आप बात कर रहे हैं, जी, और वो हमने चलाया था, लेकिन गेन कर लिया करिए इंफॉर्मेशन। हाँ, नहीं, सुनिए, बात सुनिए। देखिए, हकीकत ये है कि आप फंस गए हैं। क्या कह रही हैं जनता पार्टी? आप इस मुद्दे पे बैठते थोड़ी गेन कर लिया कीजिए इन्फॉर्मेशन। किस बात की इन्फॉर्मेशन? मेरे पास एक सीएम की इन्फॉर्मेशन है कि वो कैसे चल रहा है। इन्फॉर्मेशन नहीं है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, वो इलेक्ट्रिक कार से चल रहे हैं। इट इज अ हार्ड फैक्ट। मैं विजुअल दिखा रहा हूँ, भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। कमाल क्या बात कर रही है। गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं थी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। आपको बताना चाहिए था कि आज भी 90 गाड़ियां लेके निकले हैं इनके मंत्री। एक सेकेंड, आपके पास फलानी इंफॉर्मेशन नहीं थी। आप एसपीजी की बात करी थी ना, मैं आपको बताता हूं। एसपीजी पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ गांधी परिवार की भी सिक्योरिटी करती थी इस देश के अंदर 2014 से पहले। 2014 के बाद भारत की संसद में यह कानून आया कि सिर्फ एसपीजी प्रधानमंत्री की प्रोटेक्शन करेगी। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से ऊपर किसी की सिक्योरिटी नहीं हो सकती। और उसके बाद यह कानून आया, एसपीजी की सिक्योरिटी से आप पेपर लीक करवाना बंद करेगी। यूपी की सरकार में कितने पेपर लीक हुए मैं बताना नहीं चाहता आपको, लेकिन आप अपने विषय पर रहिए और अपने विषय पे बात करिए। आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है और थोड़ा पढ़ा लिखा करिए। मुझे ज्ञान देने की कतई आवश्यकता नहीं है। डोंट डेयर टू डू दैट। नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन कम है, मैं मानती हूं। बिल्कुल मत दीजिएगा, आपकी तरह नहीं, बिल्कुल मत दीजिएगा। बनाते रहते हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि वो खबर हमने चलाई है, मेरे पास जानकारी है और यू ट्राइंग टू एक्सपर्ट विद मी। आप मुझे बोल रहे हैं कि आपके पास अपनी पूरी जानकारी रखा करिए। मैडम, अभी आप प्रवक्ता बनी है, 26 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं मैं। आपकी भी सरकार देखी है, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार देखी है। पत्रकारिता करिए, डोंट ट्राई टू टेल मी एटलीस्ट। पत्रकारिता कर रहे हैं पर आप, मैडम, आप मेरा और आपका पर्सनल नहीं है ना। मेक योर पॉइंट मैडम। प्रियंका जी, देखिए एक सेकंड। एक तो आपका अनुभव बहुत कम है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ अपनी बात को बोलने देंगे नहीं। आप पर्सनल ले क्यों रहे? मैंने आपको पर्सनली तो कुछ कहा नहीं। मैंने तो सिर्फ एक इंसिडेंट का जिक्र किया, आपने कहा आपको अच्छा, मेक योर पॉइंट। राहुल जी विरोध क्यों कर रहे हैं? उस बात को लेकर आप अपने ईगो पे ले चले जा रहे हैं। दूसरी चीज, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप मुद्दे पर आप बोलने नहीं दे रहे, फिर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन कम है। अरे भाई, मेरी पार्टी मुझे बेचती है, मेरी इन्फॉर्मेशन कम हो ज्यादा हो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? सुनिए, अब मुद्दे पर आते हैं।
2014 में 27% तेल का उत्पादन करते थे हम, आज कितने पे पहुंच गया जरा बताइएगा? 13% पे। कम कैसे हो गया? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने गोल्ड पे जो ट्रेड टैक्स है उसको बढ़ा दिया जो आप लेते हैं, पर आपने डायमंड पे क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि गोल्ड एक आम आदमी खरीदता है और डायमंड अमीर आदमी खरीदता है। इन सवालों के जवाब कौन देगा? कौन देगा इन सवालों के जवाब? आप गरीब अजय लोग जवाब दीजिए। आप अमीरों के लिए कुछ नहीं कर रहे, गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जवाब और एसपीजी क्यों नहीं पेपर की सुरक्षा करती? ओके, मेक योर पॉइंट। ओके, ऑडियो डाउन। 40 सेकंड अजय लोग, 40 सेकंड अजय लोग, मेक योर पॉइंट। देखिए, सही बात है कि ऐतिहासिक झूठ बोलते हैं ये कांग्रेसी। 27% उत्पादन हमारे यहाँ देश में तेल का कब से हो गया? कब हुआ था? अभी बोली कि 27% से घट के 18% हो गया। हमारे यहाँ कुल तेल का उत्पादन 8% होता है मैडम। 27 कहाँ से आ गया? ये कहाँ से लाती हैं आप लोग ये सब ज्ञान? विकिपीडिया राहुल गांधी से पूरा अकाउंटिंग लेके। आज भी हम 80% 88% तेल इंपोर्ट करते हैं और हमारी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी की क्षमता ज्यादा है जिसको हम रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचते हैं। हम अकेले देश हैं जो कच्चा तेल निर्यात करते हैं और उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचते हैं, जिससे हमारा मुनाफा बढ़ता है और इसकी कैपेसिटी हमने इंक्रीज की है। और दूसरी बात आप मुद्दे पे इसलिए नहीं बोल रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की कि भाई ये सब खर्चा कम कर दो। गोल्ड आज की तारीख में 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम है। कौन सा गरीब आदमी रोज दिन गोल्ड खरीद रहा है? प्रधानमंत्री ने कहा विदेश यात्रा बंद करिए। विदेश यात्रा सबसे ज्यादा राहुल गांधी की करते हैं। अगेन कम बैक टू प्रियंका, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। प्रियंका जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ऑडियोज डाउन। अजय आलोक, अब अपनी बात 10 सेकंड में समाप्त करिए, देन प्रियंका गुप्ता। ओके, ऑडियोज डाउन। प्रियंका, अजय आलोक 20 सेकंड। मैं 20 सेकंड शार्प 20 सेकंड। आम आदमी भी समझता है कि आज की तारीख में जब गोल्ड प्राइसेस 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए थे तो गोल्ड की ऐसी बाइंग कैपेसिटी बहुत लोगों की घट चुकी थी। कोई आम आदमी, गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास जल्दी गोल्ड नहीं खरीदेगा। उसको इंपोर्ट ड्यूटी हमने और बढ़ाया ताकि हम डिस्करेज कर सकें। अपील किया गया। आपको पता है, मैं पूरे देश को बताता हूँ कि सिक्कों के फॉर्म में, बिस्किट्स के फॉर्म में पूरे देश में भी कम से कम 20,000 टन सोना सिर्फ लॉकर में पड़ा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है। सरकार नई पॉलिसी लेके आ रही है कि उन गोल्ड को रिसाइकिल करेंगे ताकि हमें गोल्ड इंपोर्ट खत्म करना बंद करना पड़े, लेकिन उस पर दिमाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री ने कहा विदेश यात्रा कम कीजिए, विदेश यात्रा कम कीजिए, सबसे ज्यादा विदेश यात्रा राहुल गांधी करते हैं। प्रियंका गुप्ता 40 सेकंड मेक योर पॉइंट। अमीर जी, ओके, गौरव वल्लभ है, कांग्रेस के पूर्व नेता भी रहे हैं, अभी बीजेपी के नेता भी हैं और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी को ज्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि विदेश यात्रा पे, निजी विदेश यात्रा पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि थोड़ा नहीं जाना चाहिए अगर जरूरी ना हो। राहुल गांधी को विदेश ना जाने पे दिक्कत हो रही है। गौरव वल्लभ का बयान है। नहीं सुनिए, अरे नहीं, बिल्कुल दिक्कत होगी। जब प्रधानमंत्री जी आह्वान कर दिया है तो सबको दिक्कत होगी। पर प्रधानमंत्री जी अभी जब 5 देशों की यात्रा करके लौटेंगे तो शायद उनका जो पेन वो लगाते हैं मैं ब्लॉक का, वो शायद बदल देंगे। अब इंडिया का रोनाल्डो लगा लेंगे। और जो घड़ी पहनते हैं ना, वो इंडियन जो टाटा की घड़ियां आती हैं वो पहनेंगे। अभी वो शायद मोबाटो की पहनते हैं। चश्मा जो बुल्गारिया का लगाते हैं तो मुझे लगता है कि अब चश्मा भी कोई इंडियन ब्रांड का ले लेंगे। और जो मोबाइल यूज करते हैं एप्पल, जिसका असेंबल इंडिया में करता है, तो कोई इंडियन ब्रांड जहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है उसको इस्तेमाल करेंगे। BMW, मर्सिडीज छोड़ के वो टाटा की गाड़ियां ले लेंगे। मुझे लगता है कि अब सवाल ये है कि मोदी जी ने जब अपील करी दी है तो सबसे पहले उन्हें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा और एग्जाम्पल सेट करें। वो 5 देशों की विदेश यात्रा करके क्या लाभ देश को मिल रहा है ये पता होना चाहिए इस देशवासियों को, क्योंकि देश का टैक्स का पेयर का पैसा जाता है। और 60,000 टन जब आपके पास LNG आ रही थी तो अजय लोग 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। अजय लोग ओके, प्रधानमंत्री ओके, ऑडियो डाउन। अजय लोग 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। अजय लोग 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा कोई वेकेशन मनाने नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी जी की तरफ वियतनाम नहीं जा रहे हैं, ना ही कंबोडिया जा रहे हैं, और ना ही ब्राजील जा रहे हैं, और ना ही थाईलैंड जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा हमेशा 2-3 महीने पहले प्लान होती है, मिनट टू मिनट का स्केड्यूल होता है। वो भारत के प्रधानमंत्री बन के यात्रा करने जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं, वेकेशन मनाने, चिल करने, मसाज लेने। एक सेकंड प्रियंका, वो आपके बीच में नहीं बोले, ऑडियो डाउन करिए प्रियंका जी का। ओके, अजय लोग मेक योर पॉइंट। बिल्कुल प्लान होती है, मिनट टू मिनट। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री वेकेशन करने नहीं जा रहे हैं जी। एक सेकंड, कंबोडिया या ब्राजील या थाईलैंड या वियतनाम, नहीं मसाज करवाने जा रहे हैं जैसे ये लोग जाते हैं। उसकी पल पल की जानकारी हम लोग कवर करते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा देश हित में होती है, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही हो, चाहे बाकी
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हो, राजीव गांधी हो, कोई भी हो, हर प्राइम मिनिस्टर की यात्रा देश हित में ही होती है, कंट्री के लिए होती है और उसको पल पल की जानकारी होती है। प्रधानमंत्री मोदी की भी विदेश यात्रा, आई थिंक वो तो नाइट में ट्रैवल करते हैं जिससे टाइम बचाने के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं अब छूना चाहता हूं। अजय आलोक, जागो जेनजी जागो, उठो और लड़ो, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के ये कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? 30 सेकेंड, देन अनुराग ढांडा। इस देश के जेनजी को मूर्ख समझा हुआ है क्या? इस देश का जेनजी क्या उस आदमी के कॉल पे विश्वास की क्रेडिबिलिटी का सी भी बचा है अरविंद केजरीवाल के पास? सोने के कमोड पे बैठ के जो शौच करता हो वो कॉल देगा इस देश के जेनजी को? जिसका शौच नहीं उतरता हो सोने के कमोड के बिना, जेल में रह के जो मुख्यमंत्री बना रहा शराब घोटाले में आरोपित, इनके कॉल से जेनजी निकलेगा? मूर्ख समझा हुआ क्या जेनजी को? ओके, 20 सेकंड्स, ओके अनुराग ढांडा 20 सेकंड्स में, ओके। इसके बाद बड़ा इंटरव्यू नीट के मामले में एनवी सर हमारे साथ एक्सक्लूसिव होंगे। ओके, मेक योर पॉइंट अनुराग ढांडा। अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह बताना चाहिए कि हर साल नीट का पेपर लीक क्यों होता है। बीजेपी के लोग इस बार भी इसमें पकड़े गए हैं, पिछली बार भी जो पकड़े गए थे उनको इन्होंने सीबीआई की मदद से बेल दिलाने में मदद की, और हर साल जो अभी निकल के आ रहा है, पिछले साल भी पेपर लीक हुआ था लेकिन कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी से ये पूछूंगा, लेकिन जागो जेनजी जागो, उठो और लड़ो क्यों लिखा अरविंद केजरीवाल जी? इसका एक छोटा सा अगर जवाब आप दे पाए, भड़काने का काम क्यों? अभी तो जेनजी ने वोट करा है बंगाल में, असम में, केरलम में, अभी तो जेनजी ने वोट करा है, 2 राज्यों में बीजेपी आई। सड़क पे उतर के आंदोलन ना करे तो जेनजी क्या करे? 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ आपने अपना काम करे, पढ़ाई करे, 22 लाख बच्चों का भविष्य अपना काम करे, पढ़ाई करे, रोजगार दे, ये करे। मोदी जी, जेनजी का काम है आंदोलन करना। क्या अगर पेपर लीक कराते रहेंगे, भड़का क्या आपने देख लिया, नेपाल के बाद भी भड़का के देख लिया, लेकिन लाभ नहीं हो रहा ना। और अगर डायमंड के कमोड पे बैठे, सोचिए देश दुनिया में क्राइसिस है, आप हमारी पब्लिक को भड़काने में लगे हैं। मैसेज क्या जाएगा जनता को? मैसेज क्या जाएगा? दैट्स द होल पॉइंट। लेकिन सरकार से सवाल है, टक्कर में एक अंतराल। एक आदेश और 22 लाख छात्रों की तमाम उम्मीदें अधर में लटक गई। बस एक आदेश और 44 लाख माता पिताओं का के सपने मझधार में फंस गए। एक आदेश और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवारों के 30 से 40 हजार करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इनमें से इस पैसे का जुगाड़ किसी ने घर बेचकर, किसी ने जमीन बेचकर, किसी ने खेत बेचकर इकट्ठा किया होगा। इतने पैसे इकट्ठा करने के लिए किसी मां ने अपने जेवर गिरवी रखे होंगे, किसी पिता ने अपना महंगा इलाज रोका होगा। अब नीट का पेपर लीक होना इन परिवारों के सपने पर किसी वज्रपात से कम नहीं है। किसी ने सही कहा, यह एक तरह का मर्डर है, मौत है। लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा के पेपर केरल से लेकर राजस्थान तक बिकते रहे और किसी को कानों कान खबर नहीं लगी? चोर आए और पूरा घर लूट के लेके चले गए। पेपर हो गया, तब पता चल रहा है कि नीट का पेपर लीक करने वाला गैंग देश भर में फैला एक संगठित मल्टी स्टेट नेटवर्क हो सकता है। राजस्थान से हरियाणा तक और हरियाणा से दिल्ली, केरल, जम्मू कश्मीर, बिहार तक जांच में जो सुराग हाथ लग रहे हैं, उससे यह भी पता चल रहा है कि पेपर लीक करने वाले कितने सुनियोजित यानी ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक जांच एजेंसियों को शुरुआती जांच में पेपर लीक का जो रूट मिला है, उसने सबकी नींद उड़ा रखी है। दावा है कि पेपर सबसे पहले लीक होकर नासिक से निकला, नासिक से हरियाणा पहुंचा, वहां से जयपुर और फिर सीकर पहुंचा। यानी राजस्थान कहीं ना कहीं सेंटर में है इस पूरे मामले के अंदर। फिर सीकर से पेपर जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल और उत्तराखंड तक फैलाया गया। अधिकतर जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। मैं किसी पर ब्लेम गेम नहीं डाल रहा, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। सरकारें क्या मौन थी? प्रशासन क्या चुप था? मुख्यमंत्री क्या सो रहे थे? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। यह भी पता चला है कि यह पेपर एग्जाम से 4 दिन पहले सीकर में एक छात्र को 28 लाख रुपए में भी बेचा गया है। सोचिए, यह सौदा पेपर का नहीं था, यह उन बच्चों की आत्माओं के साथ था, उनके माता पिताओं की उम्मीदों के साथ था।
देश की सबसे बड़ी परीक्षा का सबसे बड़ा पेपर लीक होकर देश भर में भ्रमण कर लाखों करोड़ों रुपए इधर से उधर हो रहा है और पूरा तंत्र ना जाने कहां लापता है। सो रहे हैं सब लोग, मुख्यमंत्री से लेकर डीजी तक, पुलिस अफसरों तक, सब सोए पड़े हैं। क्या खाकर क्या पीकर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। पेपर लीक होने की बात तब पता चली जब परीक्षा से जुड़ा एक गेस्ट पेपर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एक ऐप टेलीग्राम पर घूमने लगा, जिसके 720 में से करीब 600 नंबर के सवाल असल क्वेश्चन पेपर से मेल खा रहे थे। इसी गेस्ट पेपर को केरल में पढ़ने वाले एमबीबीएस एक छात्र ने अपने पिता को भेजा। उसके पिता पीजी संचालक हैं। आरोपी एमबीबीएस छात्र ने पिता को मैसेज कर कहा, पापा यही पेपर आएगा, हॉस्टल की लड़कियों को दे देना। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, सिस्टम को मुंह चिढ़ाती रियल क्राइम स्टोरी है। बहरहाल अब केस की जांच सीबीआई करेगी, जो करेगी सो करेगी, लेकिन सवाल इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर ऐसे कैसे लीक हो जाता है। एआई के दौर में क्या हमारा सिस्टम एक क्वेश्चन पेपर को सुरक्षित नहीं रख पाता? 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, तब मोदी सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट संसद में पारित कराकर कानून को बेहद सख्त कर दिया था। लेकिन जिसको मर्डर करना है उसे किसी कानून का डर नहीं है, जिसे चोरी करनी है उसे किसी कानून का डर नहीं है। इस कानून के मुताबिक पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है, जबकि अगर गैंग के तौर पर संगठित जुर्म साबित होता है तो 5 से 10 साल की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। कानून को कॉग्निजेबल और गैर जमानती बनाया गया। इसी तरह कोचिंग और प्रिंटिंग प्रेस पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया। लेकिन हासिल क्या हुआ? 2026 में एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है, या फिर कहें तो मुंह चिढ़ा रहा है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यह कहानी बताती है कि सजा और जुर्माने के डर पर पेपर लीक से होने वाली कमाई भारी पड़ रही है और पड़ेगी। नोटों के दाव के सामने जेल वाला दाव किसी काम नहीं आ रहा। सरकार के लिए यह सिचुएशन कई मोर्चों पर मुश्किल लेकर आई है। स्टूडेंट्स और उनके परिवार वाले परेशान हैं, जबकि विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मौका मिल गया है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर कहा, 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को भ्रष्ट बीजेपी शासन ने कुचल दिया है। पेपर लीक सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी ने अमृतकाल को विषकाल बताया। इस बात में कोई शक नहीं है कि मामला गंभीर है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना भी कतई शोभा नहीं देता। किसी के घर पे मौत हो रही है और अब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो गलत ट्रेंड है, मत इसे कोई अपनाए। क्योंकि मनमोहन सिंह के पीएम रहते हुए भी 10 सालों में सीबीएसई के 10वीं 12वीं के बोर्ड पेपर तक लीक हो गए थे। 2012 में एम्स एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर लीक हुआ था। 2007 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ था। यानी ये लीक होने की जो प्रथा है चलती आ रही है, लेकिन समाप्त होनी चाहिए। लेकिन उस 10 सालों में क्या कोई कानून बनाया गया? नहीं। उस दौर में आरोपियों के खिलाफ केस सामान्य धोखाधड़ी और धाराओं में दर्ज किए जाते थे। पेपर लीक्स मोदी सरकार के दौर में भी हुए हैं, लेकिन सरकार ने कड़ा कानून बनाया। हालांकि यह भी कटु सत्य है, कड़वा सच है कि इस कानून से पहले और बाद दोनों दौर में पेपर लीक होते रहे। ये मामला राजनीति का नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लीकेज के खिलाफ संगठित होने का है। पेपर लीक गैंग के खिलाफ लेफ्ट, राइट, सेंटर, कांग्रेस या बीजेपी का नहीं, फेयर चांस ब्रिगेड बनकर काम करने का जरूरत है और संगठित होकर इस पेपर लीक की चोरी को रोकने की आवश्यकता है। उम्मीद है सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी, सीबीआई बड़ी कार्रवाई करेगी और इनको कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन सवाल उस सिस्टम पर है जो एक बार फिर फेल हो गया, एक बार फिर फेल हो गया, एक बार फिर फेल हो गया।